पिछले वीडियो में हम लोगों ने पराशरण दाब को ज्ञात करने के लिए वर्कले हार्टली की विधि होती है, इस विधि के बारे में समझ लिया था और वह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो उससे आप तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। पहले हम समझेंगे कि अपसामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो अपसामान्य आणविक द्रव्यमान को समझने से पहले हम आणविक द्रव्यमान समझेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 में हाइड्रोजन है, इसके दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, तो 32 लिख दिया। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसके 4 परमाणु हैं, तो 4 गुणे 16। तो ये 2 एक कॉमन 2, 32 और 16 चौका 64। तो जोड़ दीजिए 4, 2 2 4 4 4 8, इसके बाद 6 3 9, तो कितना हो गया? 98। ये क्या हो गया? वास्तविक अणु भार। ये अणु सल्फ्यूरिक एसिड का वास्तविक अणु भार है। अब अपसामान्य क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ का अणु भार उसके वास्तविक अणु भार से अधिक या कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसामान्य अणु भार। देखिए, जब किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो इसे अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। सामान्य से कम या अधिक आए तो उसे क्या कहेंगे? अपसामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। बात समझ में आ गई? सामान्य से कम और अधिक होने का मतलब क्या होता है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 98 है। अब 98 से कम हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए कि 96 हो जाए या अधिक हो जाए। अधिक होने का मतलब जैसे मान लीजिए कि 110 112 आ जाए। कैलकुलेट करने पर होना चाहिए था ये, लेकिन हमने कैलकुलेट किया तो या किसी भी एक्सपेरिमेंट से निकाला तो इतना आ गया, कम आ गया। या मान लीजिए कि 120 आ गया, अधिक आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? उसका अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। ये दोनों क्या है? अपसामान्य। और ये क्या है? वास्तविक आणविक द्रव्यमान। अब एक नया टॉपिक देखिए है वांट हाफ गुणांक। इसे लिखा जाता है स्मॉल आई से। यदि विलेय को विलायक में घोलने पर, जैसे अगर कोई पदार्थ है वो विलेय है, उसे हम किसी विलायक में घोल रहे हैं, विलयन में घोलने पर उसका आयनन या संगुणन होता है। आयनन का मतलब होता है कि उसका एक अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक अणु बनाता है, तो उसे कहते हैं आयनन। जैसे मान लीजिए कि अगर NaCl जो खाने वाला नमक होता है, अगर इसको पानी में डाला जाए तो यह क्या बनाएगा? Na+ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो हम कहेंगे नमक का क्या हो रहा है? आयनन हो रहा है। उसी तरीके से जो एसिटिक अम्ल होता है, अगर हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालें तो इसके 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये डाइमराइज हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद जो है यह एक अणु बना लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? संगुणन। ये क्या है? वियोजन है, टूटना। और ये अधिक अणु मिलकर एक अणु बना, ये क्या है? संगुणन। यदि विलेय को विलयन में घोलने पर उसका आयनन, आयनन का मतलब वही वियोजन,
या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि या कमी हो जाती है। अगर आयनन होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है तो कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है तो कणों की संख्या घट रही है। यहाँ पर 1 के आयनन से 2 आयन बन रहे हैं, यहाँ पर 2 के संगुणन से 1 बन रहा है। वृद्धि या कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अणुसंख्य गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। जो अणुसंख्य गुणधर्म आपको पढ़ाए गए हैं 4, उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। चारों अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो ये जो चारों अणुसंख्य गुणधर्म, इसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। क्यों आता है, जब किसी भी विलेय को विलयन में घोलते हैं उसका आयनन या संगुणन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वन हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वन हाफ गुणांक की परिभाषा है। यहाँ पर मैंने समझाया था कि क्या होता है। तो वन हाफ गुणांक क्या है, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या और संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को वन हाफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वन हाफ गुणांक आई बराबर क्या होगा, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया है। इसे नमक NaCl अगर आप पानी में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। तो वियोजन के बाद कितने कण बन रहे हैं, 2 कण, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। लेकिन वियोजन के पहले क्या, 1 कण था, नमक का केवल 1 अणु था। तो इसका वन हाफ गुणांक आई निकालेंगे 2/1 बराबर 2 आ जाएगा। अब सल्फ्यूर एसिटिक अम्ल के 2 अणु को जब हम बेंजीन में डालते हैं, बेंजीन लिख लीजिएगा, तो हाइड्रोजन बांड से जुड़ जाते हैं, अभी मैंने समझाया ही है। तो इसको संगुणन कहते हैं। संगुणन के बाद कितने कण बने, 1 कण। उसके पूर्व कितने कण थे, 2 कण। तो इसका जब वन हाफ गुणांक आई निकालेंगे तो 1/2। संगुणन के बाद 1 कण और संगुणन के पहले 2 कण, आई बराबर हो जाएगा 1/2। तो देखिए, अगर किसी भी पदार्थ, अभी तक जो फार्मूला आपने पढ़ा है उसमें हम ये पढ़ते थे कि किसी ऐसे विलेय को घोला जाए जिसका वियोजन या संगुणन ना हो। लेकिन अगर वियोजन या संगुणन हो रहा है तो उसमें एक और फैक्टर आता है, वन हाफ गुणांक। तो ये जो चारों फार्मूले आपको पढ़ाए गए थे, अब उस फार्मूले में आई का गुणा भी हो जाएगा। जब हम संगुणन या वियोजन की बात करेंगे तो उन फार्मूलों में आई का गुणा भी होगा। जैसे वाष्प दाब की अपेक्षिक अवनमन में के फार्मूले में से जब हम अणु भार की गणना करते हैं, विलेय के अणु भार की गणना करते हैं, तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर होता है स्मॉल W कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। लेकिन अगर उसमें संगुणन या वियोजन हो रहा है तो क्या लगाएंगे, आई। उसी तरीके से क्वथनांक में जो उन्नयन का फार्मूला होता है 1000 kb स्मॉल W बटे स्मॉल m कैपिटल W या kb इंटू m। अब इसमें क्या लगा देंगे, आई से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से ये हिमांक में अवनमन में के फार्मूले में भी आई से गुणा कर देंगे, परासरण दाब के फार्मूले में भी आई से गुणा कर देंगे। तो चारों फार्मूले आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। इस पर एक उदाहरण देखें, ये 2015 का पूछा गया बोर्ड का सवाल है और इसे आप ध्यान दीजिएगा। वन हाफ गुणांक क्या है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया पहले इसका क्या निकालना है, वन हाफ गुणांक निकालना है। 0.1 मोलर CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट के विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए Kb दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
बोर्ड का पूछा गया सवाल है। तो पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट का आयनन लिखेंगे। तो कैल्शियम जानते हैं, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पर +2 आएगा। आपको पता होगा कि ये कैल्शियम 2+ है और इसमें नाइट्रेट के 2 आयन बनेंगे। नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है। तो कितने कण बने आयनन के बाद? 1 कैल्शियम 2 नाइट्रेट, तो कितने बने? 3। और उसके पूर्व कितना है? 1 अणु है। तो 1/2 गुणांक I बराबर होगा 3/1 बराबर 3। वियोजन के बाद 3 कण, वियोजन के पहले 1 कण। अब हमें निकालना है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब क्वथनांक में उन्नयन, IKBM। I का मान 3 हो गया, KB 0.52 या मोललता 0.1, तो गुणा करने पर आ जाएगा 0.156 केल्विन, इतना आ जाएगा। ये तो क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसको हम केल्विन में बदलना चाहें तो 273 जोड़ना पड़ेगा। एक क्या है? जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373। लेकिन अगर हम विलयन का क्वथनांक निकाल रहे हैं तो इतना तो जल का क्वथनांक है, यानी विलायक का है। अब क्वथनांक में उन्नयन को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? विलयन का क्वथनांक। पानी का इतना है, विलयन का इतना बढ़ गया है, तो विलयन कितना हो जाएगा? पानी में उतना हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? 100 + 273 + 0.156 जोड़ेंगे तो 373.156 केल्विन इसका उत्तर आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, 1/2 गुणांक पे आप इसको करिएगा। अब देखिए क्या है? संगुणन की मात्रा। तो संगुणन और वियोजन तो मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। संगुणन का मतलब होता है कि अगर किसी भी विलेय को जब हम विलायक में घोलें और उसके जो कण हैं, उसके जो अणु हैं, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं, आपस में मिलना शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? संगुणन। देखिए क्या है संगुणन की मात्रा क्या है, इसके समझने की कोशिश करिए। किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की संगुणन की मात्रा कहते हैं। जितने अणु हैं उसमें से जितने अणु संगुणित हो जाते हैं उसकी संख्या को क्या कहते हैं? संगुणन की मात्रा। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। माना कि पदार्थ A के n अणु संगुणित होते हैं। कोई पदार्थ कैपिटल A है, उसके n अणु आपस में संगुणित होते हैं और यानी n अणु जुड़ के एक अणु बनाते हैं। तो देखिए Na बराबर, ये इक्विलिब्रियम का निशान है, A यहाँ पर मैंने n लिखा है, यानी इसके n अणु संगुणित होके इसका एक अणु बनाते हैं। यहाँ पे जो लिखा होता है वो अणुओं की क्या लिखा होता है? अणुओं की संख्या लिखी होती है। और यहाँ पे जो लिखा होता है वह एक अणु में परमाणुओं की संख्या लिखी होती है। तो A के n अणु संगुणित होके n एक पदार्थ है उसके एक अणु को बना रहे हैं। प्रारंभ में अगर इसका मान लिया जाए कि 1 मोल रहा होगा, एक कैपिटल A का 1 मोल रहा होगा, तो जब संगुणन नहीं शुरू हुआ था तो ये तो बना ही नहीं था, तो 0 मोल था। लेकिन साम्य पर अगर इसके अल्फा अणु संगुणित हो गए, इसके कितने अणु संगुणित हो गए? अल्फा अणु, तो इसके कितने बनेंगे? अल्फा/n। इसको समझ लीजिए। देखिए n अणु अगर A के हैं तो उससे एक अणु बन रहा है An का। अगर हम कैपिटल A का एक अणु लेंगे तो कितना बनेगा? 1/n अणु बनेगा। किसका? An का। अगर हम इसके A के अल्फा मोल लेंगे, अल्फा अणु लेंगे, इसका अगर हमने अल्फा अणु ले लिया तो इससे कितना बनेगा? अल्फा/n अणु बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लीजिए, इसके n अणु से इसका एक अणु बन रहा है,
इसके एक अणु से ए के एक अणु से 1/n अणु बनेगा, और अगर इसका अल्फा अणु लिया जाए तो इससे कितने बचेंगे, अल्फा/n अणु बनेंगे। अब देखिए साम्य पर इस जैसे अगर इसका अल्फा अणु टूट गया है तो अब ए के कितने अणु बने, अल्फा अणु संगुणित हो गया है तो कैपिटल ए के कितने अणु शेष बचे। देखिए अल्फा अणु तो इसमें बदल गए हैं, तो एक थे, 1 मोल थे, अल्फा मोल कन्वर्ट हो गए हैं, तो कितने बचे हैं, 1 - अल्फा। और यहाँ पर अल्फा/n मोल बने हैं या अल्फा/n अणु बने हैं। अगर इसको हम मोल में लेंगे तो ये मोल में बनेगा, इसको अणु में लेंगे तो इसको अणु में लिखेंगे। अब संगुणन के बाद कणों की संख्या देखिए, संगुणन के बाद साम्यावस्था पर ये जो है कैपिटल ए 1 - अल्फा कण है और इसके अल्फा/n कण है। तो संगुणन के बाद अगर कणों की संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n। संगुणन के पूर्व यहाँ पर इसके 1 कण था और इसका 0 कण था, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n/1। तो i बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n। 1 को उधर ले आइए, i - 1 बराबर अल्फा/n माइनस अल्फा। अल्फा कामन लीजिए, 1 - n माइनस 1/n - 1 अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा का मान निकालना तो ये पूरा ब्रैकेट जाएगा बटे में। अब इसको भी अगर सॉल्व करना है तो देखिए, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 - n बटे सबकी n हो जाएगा। इसको समझ रहे होंगे, तिरछे गुणा करेंगे तो देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 - n और सबके बट्टे n हो जाएगा। तो ये जो सबके बट्टे n है ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, n i - 1 ये ब्रैकेट में 1 - n, तो ये हो गया अल्फा। अल्फा और i में संबंध, यानी वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक में संबंध है। किसके लिए, संगुणन की मात्रा के लिए। संगुणन में i का मान 1 से कम होता है, इसको याद कर लीजिएगा, संगुणन में i <1 होता है। अब देखिए वियोजन की मात्रा, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से साम्य पर वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। वहाँ पर क्या था, किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से साम्य पर संगुणित अणुओं की संख्या को संगुणन की मात्रा कहते हैं। यहाँ पर किसी पदार्थ के कुल अणुओं में से साम्य पर वियोजित अणुओं की संख्या को वियोजन की मात्रा कहते हैं। मतलब वियोजन होगा, साम्य का मतलब क्या है, जैसे अगर हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिटिक अम्ल की बात करता हूँ, तो एसिटिक अम्ल को अगर हम पानी में डालेंगे तो यह दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो पहले क्या होगा, इसका आयनन शुरू होगा, उसके बाद कुछ देर के बाद जो इसके आयन हैं वो फिर से मिलकर एसिटिक अम्ल के अणु का निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो जब इसके टूटने की दर और इन दोनों आयनों के मिलने से इसके अणु के बनने की दर बराबर हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि साम्य पर वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसे भी किस लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा से संगुणन की मात्रा को भी लिखते हैं, अल्फा से वियोजन की मात्रा को भी लिखा जाता है। माना किसी पदार्थ कैपिटल ए की वियोजन की मात्रा का अल्फा तथा वियोजन पर बी
के n अणु बनते हैं। कोई पदार्थ कैपिटल A है, उसके एक अणु से टूटकर B के कितने अणु बन रहे हैं? स्मॉल n अणु बन रहे हैं। तो प्रारंभ में कैपिटल A 1 है और ये B क्या है? 0। साम्य पर इसमें से अगर इसके अल्फा अणु टूट चुके हैं तो कितने बचे हैं? 1 माइनस अल्फा। 1 से n अणु, तो अल्फा से n अल्फा अणु बनेंगे। वियोजन के बाद कणों की संख्या क्या? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। वियोजन के पूर्व कणों की संख्या क्या है? 1 है। तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? I बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या। तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बटे 1। इस 1 को पहले इधर लाइए, तो n अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कामन ले लीजिए, तो ये पूरा पार्ट इधर जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा निकलेगा। अल्फा बराबर होगा I माइनस 1 बटे n माइनस